हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम अपना तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु से वस्त्र तक वाले चैप्टर में हम लोग तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वेरियस टाइप के जो हमारे वस्त्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सूती वस्त्र, फिर जूट के बारे में बात करेंगे, फिर रेशों के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित रेशे कौन कौन से होते हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। पहेली और बूजो दो भाई बहन हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनकी विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है उसमें उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता, और उनसे उन्हें एक धनराशि प्राप्त हुई। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई धनराशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो उनसे उन्हें ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उससे जो उन्हें धनराशि मिली है उससे उन्होंने सोचा है कि अपने माता पिता के लिए वो वस्त्र खरीदेंगे। तो वस्त्र खरीदने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया यह कि कुछ कपड़े तथा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लेषित कृत्रिम हैं। तो वो दोनों अचंभित हो गए। उन दोनों ने सोचा कि कौन कौन से कपड़े खरीदे। तो उन्हें दुकानदार ने ये समझाया। दुकानदार ने उनसे कहा कि कुछ वस्त्र सूती वस्त्र होते हैं, कुछ वस्त्र कृत्रिम वस्त्र होते हैं। कृत्रिम यानी कि जो मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, जिनको मानव ने बनाया, मानव निर्मित जो रेशे हैं वो कृत्रिम कहलाते हैं, और सूती रेशे वो कहलाते हैं। सूती वस्त्र सूती रेशों से बनते हैं, और जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे वो कहलाते हैं जो प्रकृति से में प्राप्त होते हैं। जो प्रकृति से रेशे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से इनसे रेशे प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और प्रकृति की कुछ चीज़ों का यूज करके, कुछ केमिकल का यूज करके मानव द्वारा जो निर्मित रेशे होते हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। तो रेशम से बनने वाली साड़ियाँ रेशमी साड़ी कहलाती है। उनके पास रेशमी साड़ियाँ भी थी, और कुछ ऊनी मफलर भी थे और शॉल भी थी। आगे देखते हैं यहाँ से। पहेली तथा बूजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्हें एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। तो उन्होंने क्या खरीदा? एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदी। तो उन्होंने वेरियस टाइप के जो कपड़े हैं उनको छुआ, स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और अंत में उन्हें एक मफलर पसंद आया, ऊनी मफलर, और एक सूती साड़ी उन्होंने खरीद ली। आगे देखते हैं। देखो यहाँ से देखो, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूजो ने अपने आसपास की विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, बेडशीट। तो उन्होंने देखा बेडशीट के बारे में। देखो क्या देखा, आगे देखते हैं यहाँ पे। उन्होंने बेडशीट देखी, कंबल देखे, पर्दे देखे, मेजपोश देखी, तौलिया देखा, और झाड़न यानी कि एक डस्टर देखा आदि देखे। वे विभिन्न प्रकार के सभी भिन्न 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 प्रकार के कपड़ों से बने हैं। मतलब वेरियस टाइप के अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए, कुछ सूती से बने हुए, कुछ नायलॉन से बने हुए, कुछ ऊनी है। तो अलग अलग प्रकार के जिस टाइप के अलग अलग कपड़ों से वे सभी बने हुए हैं। तो उन्होंने अलग अलग कपड़े के बारे में जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस कपड़े से बनी हुई होती रहती है और किस किस प्रकार के रेशे से बनी हुई है। उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने। बिल्कुल सही है। आपके जो बैग होते हैं और जो बोरे होते हैं, बैग तथा बोरे भी किससे बने हुए रहते हैं? अलग प्रकार के वस्त्रों से बने हुए रहते हैं। तो आगे देखते हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लेषित कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? उन्होंने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की पहचान की। कुछ सूती थे, कुछ ऊनी थे, कुछ रेशमी थे, और कुछ संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रेशे थे। तो क्या आप भी इन वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं? यहाँ पे पूछा, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी अगर जानते हैं कि कौन से सूती होते हैं, कौन से नायलॉन होते हैं, कौन से कृत्रिम होते हैं, कौन से ऊनी होते हैं, तो उसके बारे में आसानी से जाँच कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे 3.1 में देखते हैं। वस्त्र में विविधता।
वस्त्रों में विविधता देखते हैं, वस्त्रों में कौन कौन सी विविधताएं होती है। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आप अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। अपने पास की किसी दर्जी की दुकान पर जाइए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन, जो कि सिलाई के बाद जो कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें उठाइए और उनके बारे में देखिए। अब देखिए क्या देखना उनके बारे में। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। बिल्कुल प्रत्येक जो कतरन है आपको उसकी स्पर्श करना है, स्पर्श करके अनुभव करना है कि वो किस टाइप का उसमें रेशा यूज किया गया और वो किस टाइप का कपड़ा है। यहाँ से देखो, दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। अब आपको दर्जी की दुकान पर जाना है और दर्जी से पूछना है कि यह कौन सा है, सूती है, रेशमी है, ऊनी है, संश्लेषित है, और जिस टाइप के वो कपड़े हैं उन पर लेबल लगाने का प्रयास करना है। आगे देखते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्या आपको ये जानना है कि विभिन्न जो कपड़े हैं, विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं, अलग अलग जो रेशे यूज किए जाते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। तो जब आप किसी भी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो एक सतत टुकड़ा यानी कि कोई टुकड़ा हमें महसूस होता है या प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? अब आप इसे ध्यान से देखिए और आपने क्या देखा। आप महसूस करेंगे कि अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे रेशों से वो मिलकर बने होते हैं या तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। क्रियाकलाप 2 देखिए। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। आप सूती वस्त्र का वही टुकड़ा चुनना है जिस पर हमने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, वैसा सूती वस्त्र चुनना है हमें। फिर आगे देखते हैं। इसके एक सिरे पर ढीला धागा तथा तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक सिरे पर आपको देखना है कि कौन सा ढीला हुआ धागा या जो धागा बिल्कुल ढीला हुआ आसानी से निकल जाए उसको प्रयास करना है, उसको बाहर निकालना है खींचकर। तो इसे बाहर खींचकर निकाल लीजिए। आगे देखते हैं। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन तथा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? देखो, ये तागे जो होते हैं हमारे पास, मतलब तागों का मतलब होता है धागे। छोटे छोटे हमारे पास जो धागे हैं वो उनसे मिलकर एक वस्त्र बनता है और वस्त्र के धागे किससे बनते हैं? तंतुओं से मिलकर बनते हैं। जब आप कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऐसे धागे होते हैं। अब इन धागों में भी छोटे छोटे वेरियस टाइप के तंतु होते हैं। तो तंतुओं से मिलकर क्या बनते हैं? धागे बनते हैं या तागे बनते हैं। तो तंतु से मिलकर धागे या तागे बनेंगे और उनसे मिलकर बनेंगे वस्त्र। हमारे वस्त्र बनेंगे तो पहले तंतु यूज होता है, तंतु के बाद में तागे या धागे यूज होते हैं और उसके बाद में यूज होते हैं वस्त्र, और उसके बाद में बनते हैं वस्त्र। तंतु से तागे या धागे बनते हैं, उसके बाद में वस्त्र बनते हैं। तो आगे देखते हैं। देखो, तंतु देखते हैं क्रियाकलाप 3 में। क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा या धागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। बिल्कुल इस तागे के टुकड़े को आपको मेज पर रखना है और उस पर को अंगूठे से दबाकर इसे उसको मलना है। फिर देखना है उसमें से छोटे छोटे और एक और रेसे निकल जाएंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। तो आपको देखो क्या करना है, तागा पकड़ना है। तागे में यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस तरह से आपको एक धागा निकालना है और धागे में ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे से आपको रगड़ना है बिल्कुल धागे को, और इस तरह से उसमें वेरियस टाइप के तंतु निकल जाएंगे। तो तागा लेना है, तागे को एक वस्त्र लेना है, वस्त्र से आपको तागा निकालना है, फिर तागे से आपको ऐसे पकड़ना है अपने अंगूठे से आपको इसको रगड़ना है यहाँ से, और फिर उसके बाद में छोटे छोटे तंतु इसके निकल जाएंगे। तो ये जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? तंतु कहलाएंगे। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है?
बिल्कुल जो तागा है या धागा है अपना, वो पतली पतली लड़ियों में विभक्त हो जाएगा और ये लड़ियाँ जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तंतु कहलाएगी। तो लड़ियाँ कहलाएगी तंतु कहलाती है। चलो यहाँ देखो, यहाँ से देखो, सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। देखो, जब भी आप कभी भी अगर सुई में आपने तागे को पिरोया होगा या धागे को पिरोया होगा, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कई बार जो होता है उस धागे से एक छोटा सा लड़ी जो होती है वो बाहर निकल जाती है, अलग हो जाती है, जिसकी वजह से वो तागा जो है या धागा जो है वो आसानी से सुई में नहीं आ पाता है। तो सुई में ना आने का एक रीजन होता है कि उससे क्या हुआ है, एक तंतु छोटा सा जो लड़ी है यानी कि तंतु है वो उससे अलग हो गया है, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो ये एक रीजन होता है। आगे देखो, यहाँ से तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो देखो, तागा होता है, अब तागे में जो पतली लड़ियाँ होती है, पतली लड़ियाँ भी और अधिक, और ये पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो तागा में क्या होगा, पतली लड़ियाँ होगी छोटी छोटी, और पतली लड़ियाँ और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होगी, जिन्हें क्या बोलेंगे, तंतु कहते हैं। आगे देखो, यहाँ से वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे और भी अधिक वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने हैं तथा तागे और भी अधिक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब है वस्त्र बनने वाले होते हैं, वस्त्र से फिर तागे या धागों से मिलकर वस्त्र बनते हैं, और ये तागे या धागे जो होते हैं वो कई सारे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ से देखो, ये तंतु कहाँ से आते हैं, ये तंतुओं में कहाँ से मिलते हैं, ये देखेंगे। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ वस्त्र होते हैं जैसे सूती होते हैं, जूट होते हैं, रेशमी होते हैं तथा ऊनी वस्त्र होते हैं। ये जो इनके जो तंतु होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, और जो खुद इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम या संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। आगे देखो, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण, रुई और जूट जो है पादप से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और रुई तथा जूट जो है वो पादप यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तीत ऊन से प्राप्त होती है। देखो, ऊन जो होती है भेड़ से, और बकरी के जो बाल होते हैं ना, बाल, उन बालों से क्या प्राप्त होती है, हमें ऊन प्राप्त। मोस्टली जो है भेड़ों के बालों से मिलती है ऊन, और कुछ कुछ बकरी के बाल भी यूज करते हैं कभी कभी, तो ज़्यादातर हमें भेड़ों के बालों से मिलती है ऊन। तो भेड़ों के बालों से मिलने वाली जो हमें जो प्राप्त होते हैं रेशे, उन्हें क्या बोलते हैं, तंतु को ऊन कहते हैं। आगे देखो, इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, खरगोश से प्राप्त किया जाता है, याक से प्राप्त किया जाता है, और ऊँटों के बालों से प्राप्त किया जाता है। ज़्यादातर भेड़ से किया जाता है, उसके बाद में फिर ये बकरी, खरगोश, याक, ऊँट के बालों से प्राप्त किया जाता है। खरगोश का जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, और इनकी जो ऊन होती है वो काफ़ी मुलायम, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इसलिए ये थोड़े महंगे भी बिकते हैं। खरगोश के बालों से बनने वाली ऊन थोड़ी महंगी होती है। आगे देखो, यहाँ से रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो है रेशम कीट कोकून होता है, कोकून एक रेशम कीट होता है, वो कोकून बनाता है, उससे क्या होता है, हमें रेशमी तंतु प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यहाँ से हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। हजारों जो वर्ष थे, बहुत सारे हजारों वर्षों तक हमें क्या हुआ कि जो यूज करते थे वस्त्रों को निर्माण करने के लिए तंतु, वो क्या होते थे, प्राकृतिक होते थे और प्रकृति से ही प्राप्त होते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है। देखो, पिछले कुछ 100 वर्षों से होते हैं वो रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, उन्हें कहते हैं संश्लेषित तंतु या कृत्रिम रेशे कहते हैं। जिनके स्रोत पादप और जंतु नहीं है, वो प्राप्त होते हैं हमें रसायनों द्वारा। तो ऐसे तंतु कहलाते हैं संश्लेषित तंतु या
कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। देखो पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, पिछले कुछ 100 वर्ष हैं जिनमें ऐसे रासायनिक पदार्थ यूज किए जा रहे हैं जिनका स्रोत जो है पादप और जंतु नहीं है, तो ये तंतु से इन रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें बोलते हैं संश्लेषित तंतु। जैसे कि एग्जाम्पल दिया पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलीन, संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलीन संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण। संश्लेषित तंतुओं के नाम है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। और मैनमेड और जो है प्राकृतिक जो तंतु है वो कौन कौन से हैं? रेशम होगा, रेशम जो कीट से प्राप्त होता है, रेशम प्राकृतिक रेशम होता है, ऊन होती है, और ये सारी जो चीज़ें ऊन, जूट और सूती वस्त्र, ये सारे जो तंतु है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम जो है वो है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। कुछ पादप तंतुओं की बात की गई है, रुई की बात करते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? क्या आपने कभी तेल के लैंप जो हम जलाते हैं, क्या उनके लिए आपने कभी बत्तियां बनाई है? बत्तियां बनाई होगी मोस्टली। अगर तेल के लैंपों के लिए बत्तियां नहीं बनाई है तो दिए जो हम यूज करते हैं दिवाली को, दीपक में हमने बत्तियां जरूर बनाई है। घर में जो हम दीपक जलाते हैं उनमें हमने बत्तियां बनाई है, वो बत्तियां रुई से बनती है। और सब लोग रुई के बारे में जानते हैं। रुई जो है सिर्फ उसके ही यूज नहीं होती है, रुई हमारे कई बार कहीं पर लग जाती है तो डॉक्टर भी रुई का यूज करते हैं। हमारे गाँव को साफ करने के लिए, दवाई लगाने के लिए भी रुई का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। बिल्कुल सही है, रुई का उपयोग गद्दों में किया जाता है। हमारे जो घर में रजाइयाँ होती हैं उनमें भी रुई का उपयोग करते हैं। और जो तकिए होते हैं वो भी किससे भरे जाते हैं? रुई से भरे जाते हैं। रुई क्या होती है कि जो हमारी जो एनर्जी होती है उस जल्दी से गर्म कर देती है। हमारा जो बॉडी है, जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखती है। अंदर के टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करके रखती है। और जो हम जब भी सर्दियों में रुई रजाई वगैरह ओढ़ते हैं तो रुई की वजह से हमारे जो बाहर की जो सर्दी है वो अंदर नहीं आ पाती है, इसकी वो कंट्रोल करती है टेम्परेचर को, तो उसकी वजह से जल्दी वो गर्म हो जाती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। तो इससे एक बेनिफिट होता है रुई। इसलिए रुई की किस में यूज़ की जाती है? रजाई में यूज़ की जाती है। गद्दों में सॉफ्ट होती है इसलिए गद्दों में यूज़ की जाती है, और तकियों में यूज़ की जाती है। चलो आगे देखते हैं। कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। कुछ रुई लेना है, उसको खींचकर पृथक करना है और उसके किनारे को ध्यान से देखना है। आपने क्या परीक्षण किया? हम परीक्षण करेंगे, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रेशे पाए जाएंगे जिन्हें तंतु कहेंगे। तो इस तरह से भी रुई में बहुत सारे रेशे होते हैं, आप कभी खींच कर अलग करना उसको। बहुत देर तक आप खींचोगे तब तो वो अलग होगी, और उसके बाद में अगर उसके किनारे को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे आपको रेशे दिखाई देंगे। यहाँ से देखो, ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती है। देखो छोटी छोटी जो पतली लड़ियाँ होती है, यानी कि छोटे छोटे रेशे आपको दिखाई देंगे, वो किससे बने होंगे? कपास तंतुओं से बने होंगे। और कपास का सबको पता है पादप होता है। कपास एक पौधा होता है, कपास जिससे रुई बनाते हैं, उसकी कतरन वगैरह करते हैं, उससे बीज वगैरह अलग करते हैं, फिर उसके बाद में उससे रुई बनाई जाती है। तो एक प्रोसेस होती है, थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन छोटी सी प्रोसेस है। तो उसके बाद में उससे रुई प्राप्त होती है। तो यहाँ से देखो, ये देखो रुई कहाँ से आती है? रुई देखो, रुई कपास के पौधे से आती है, फिर कपास का जो पौधा होता है उससे कहीं कुछ उसकी एक प्रोसेस होती है, उसके बाद में उससे रुई बनाई जाती है। यहाँ से देखो, इसे खेतों में उगाया जाता है। बिल्कुल सही है, कपास खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो। देखो जलवायु जो उष्ण है वहाँ पर उगाए जाते हैं कपास के पौधे। या फिर मृदा कौन सी होनी चाहिए? काली मृदा होनी चाहिए, यानी कि जो चिकनी और काली मिट्टी है वहाँ पर कपास उगाया जाता है। यहाँ से देखो, क्या आप ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि होती है? बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कपास की कृषि होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक, कपास पादप के जो फल होते हैं उन्हें कपास गोलक कहते हैं। लगभग नींबू के माप के होते हैं।
कपास के जो पादप से जो छोटे छोटे इस तरह से गोले, ये कपास के गोले हैं, छोटे छोटे गोले मिलते हैं। आपने कभी कपास का पौधा देखा होगा तो वहाँ जो छोटे छोटे गोले होते हैं उन गोलों को हम लोग कपास गोलक कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कपास गोलक किसे कहते हैं? कपास पादप के जो फल होते हैं उन्हें कपास गोलक कहा जाता है। ये लगभग नींबू के आकार के होते हैं। और आगे देखो, पूर्ण परिपक्व, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब पूर्ण ये परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से पक जाते हैं, तो ये खुलकर इनके जो बीज होते हैं वो टूटकर खुल जाते हैं, ये गोलक खुल जाते हैं, इनके बीज खुल जाते हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ से देखो, अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले यानी कपास बीज, अब कपास तंतुओं से ढके हुए जो बिनोले यानी कपास बीज है को देखा जा सकता है। जब ये खुलकर अलग हो जाते हैं तो इनके जो बीज है, कपास के जो बीज है वो आसानी से हमें आंखों से दिखाई देते हैं। अगर ये खुलकर अलग नहीं होंगे तो कपास के बीज हमें दिखाई नहीं देंगे। आगे देखते हैं, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? क्या आपने कभी ऐसा खेत देखा है जहाँ पर कपास के चुने जाने के लिए वो तैयार हो गया है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कपास के जो गोलक है यानी कपास के जो गोले हैं वो पककर तैयार हो गए हैं, वो खुल गए हैं। क्या आपने ऐसा कोई खेत देखा है? तो आगे देखते हैं यहाँ से, इस समय खेत कपास के रोवों फरी फूलों या रोवों से इतना श्वेत हो जाता है कि हिम से ढक लिया हो। ये इतना, जब भी आप अगर किसी कपास, पके हुए कपास के खेत में जाओगे जहाँ पर लगभग वो फसल तैयार हो गई है और उससे अब कपास को चुनना ही रह गया है सिर्फ, और कपास की जो पौधे हैं उनसे हमें कपास लेना है। तो जब आप उस खेत में जाओगे तो आप यह पाओगे कि जो खेत है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ की चादर से ढका हुआ हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, इतना वाइट लगता है, बिल्कुल सफ़ेद सा। तो ऐसा हमें खेत दिखाई देता है। चलो आगे देखते हैं, देखो ये कपास का खेत है, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में कपास का खेत दिया हुआ है और कपास के पादप का खेत है। वहाँ पे ये पौधे लगे हुए हैं कपास के और ये बिल्कुल तैयार हो गए। अब कपास लेने के लिए इस तरह से खुल गए हैं और यहाँ पे रुई रुई हमें दिखाई दे रही है, कपास ही कपास दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से, साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीज को कतरन द्वारा पृथक किया जाता है। साधारणतः ये कपास जो होते हैं हाथों द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद इनकी कतरन द्वारा इनको पृथक किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जब भी आप कभी भी देखो, कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास ओटना एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आपको कपास पहले चुनना होता है, फिर कपास को हाथों द्वारा चुना जाता है, फिर उसके बाद में उसकी कतरन करके उसके बीजों को अलग किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो कहलाएगी वो कहलाएगी कपास ओटना कहलाती है। तो बीजों को अलग, कपास से कपास की बीजों को अलग करना या कतरन द्वारा पृथक करना, उसे कहते हैं कपास को ओटना। आगे देखो, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पारंपरिक ढंग से जो कपास है, मतलब पुराने तरीके से जो कपास है वो हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो पहले जो है कपास को ओटने के लिए हाथों से उपयोग किया जाता, उस टाइम मशीनें नहीं थी तो हाथों का यूज करके कपास को ओटा जाता था। आजकल जो है कपास को ओटने के लिए वेरियस टाइप की मशीन्स आ गई है, तो मशीन द्वारा कपास ओटा जाता है। देखो ये कपास ओट रहा है बिल्कुल हाथों से, ऐसे एक मशीन ले रखा है इसने, एक छोटा सा, एक कुछ हाथ में एक लकड़ी का है बना हुआ है, फिर उससे ये कपास ओट रहा है यहाँ से। चलो आगे देखते हैं, जूट या पटसन। देखो जूट या पटसन के बारे में पढ़ते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो पटसन तंतु यानी कि जूट है वो पटसन या जूट के पादप के जो तना है उससे प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु यानी कि जो वर्षा का जो मौसम होता है उसमें की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। तो भारत में कौन कौन से राज्य है जिनमें पटसन यानी कि जूट की खेती की जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, असम में खेती की जाती है, असम में उगाया जाता है। तो पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में जूट या पटसन की खेती की जाती है या पटसन या जूट उगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लेना। उसके बाद में हम यहाँ से पढ़ते हैं, सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में यानी कि फूलों की अवस्था में काटते हैं, यानी कि जहाँ पे फूल आ जाते हैं उस अवस्था में काटते, तो पुष्पन की अवस्था में काटते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों
को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। देखो फसल कटाई के पश्चात क्या करते हैं, जो पादप के जो तने हैं उसको कुछ कुछ दिनों तक उसको जल में डुबो कर रखते हैं फसल काटने के पश्चात। आगे देखो, ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। देखो, ऐसा करने पर क्या होता है कि जो तने होते हैं वो गल जाते हैं और जो तने होते हैं उनको पटसन जो तंतु होते हैं उनसे हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो जब भी आप कभी भी जब ये पुष्पन की अवस्था में होता है पटसन का पादप, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पटसन पादप को किस अवस्था में काटते हैं, तो ध्यान रखना पुष्पन की अवस्था में काटा जाता है। फिर उसके बाद में इसके जो तना होता है उसको पानी में डुबो कर रखता है, और पानी में डुबो कर रखने का एक रीजन होता है जो पटसन तंतु हैं वो किससे अलग कर लिए जाते हैं, तने से, क्योंकि तना जो होता है पानी में गलकर अलग हो जाता है। फिर उसके बाद में पटसन तंतुओं को पानी द्वारा यानी कि पानी में रखने के बाद पटसन तंतुओं को अलग कर लिया जाता है, तने से पटसन तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? देखो, वस्त्र बनने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो वस्त्र बनने से पहले जो होती है इनकी प्रोसेस होती है, उसके द्वारा जो ये तंतु होते हैं, ये जो हमारे जूट या पटसन के जो तंतु होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब आगे देखो, यहाँ से देखो सूती तागों की कताई। अब देखो ये सूती तागों की कताई जो है हम कल पढ़ेंगे। फिर कल जो है आगे फिर तागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे जो है जितने भी सूती तागे कैसे बनाए जाते हैं, फिर तागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। पहले तागे जो होते हैं उनसे इस तरह से एक हमारे पास चरखा होता है, चरखे द्वारा ये जो तागे होते हैं ये जो हमारे पास जो भी रुई होती है उससे तागे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, इनको बुनकर बुनाई की जाती है। फिर बुनाई करके इस तरह से वेरियस टाइप के हम लोग कुछ पट्टियाँ वगैरह डिजाइन वगैरह बना के हम लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो चलो चलो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे सूती तागे की कटाई। ये कल नया टॉपिक चलेगा अपने सूती तागे की कटाई। तो कल मिलते हैं, और अगर रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।